जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग सामान्य ज्ञान से संबंधित इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं और मैंने इसकी एक क्लास पहले भी आप सभी को दे दिया है, जिसमें मैंने सिलेबस के बारे में चर्चा किया है और भी कई विषय बिंदुओं पर आप सभी को एक लेक्चर दे दिया है। अगर आप सभी ने उसको नहीं देखा है भैया, तो जल्दी जल्दी से जाओ और उसे देख लो, क्योंकि अगर आप उस चर्चा को देखोगे तो एक दूसरे से चीजें जुड़ी होती हैं, तभी समझ में आएंगे, अन्यथा समझने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। लेकिन आप सभी घबराइए मत, अगर आप उसको नहीं देखते हो तब भी यह आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन भैया चीजों को एक दूसरे से जोड़ना है और जोड़ने के लिए पहली कड़ी की जरूरत तो पड़ेगी ही, तो इसलिए आप उसे पहले देख के आओ। और भैया आज आपकी ये जो है दूसरी डेमो क्लास होने वाली है और इस दूसरी डेमो क्लास में हम लोग पाषाण काल को उखाड़ फेंकेंगे, यानी कि इस तरीके से पढ़ लेंगे, इतनी शानदार तरीके से पढ़ लेंगे कि दोबारा पढ़ने की कभी भी जरूरत ही ना पड़े। क्लियर हुआ? आगे बढ़ा जाए, आइए शुरू करते हैं। देखो, पाषाण काल पर पहुंचने से पहले सबसे पहले हमें इतिहास के कुछ कालखंडों के बारे में जान लेना चाहिए। तो भैया इतिहास के कालखंडों में हम लोग जो है उसे 3 भागों में बांट कर देखते हैं। कौन कौन सा भैया? पहला आपका हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल। क्या हो जाएगा? प्रागैतिहासिक काल। दूसरा आपका हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा आपका हो जाएगा ऐतिहासिक काल, है ना। इतिहास के कालखंडों को हम लोग 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। अब भैया प्रागैतिहासिक काल में हम लोग पाषाण काल को शामिल करते हैं। किसको शामिल करते हैं? पाषाण काल को। किसको शामिल करते हैं? पाषाण काल को। और आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को शामिल करते हैं। किसे भैया? सिंधु घाटी सभ्यता को। सिंधु घाटी सभ्यता। और भैया ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग वैदिक काल से लेकर, कौन सा काल भैया? वैदिक काल से लेकर, वैदिक काल से लेकर अब तक के जितने भी कालखंड होते हैं, हम उन्हें ऐतिहासिक काल के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो क्लियर हुआ भैया? प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल को शामिल किया जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता को काउंट किया जाता है, शामिल किया जाता है। और ऐतिहासिक काल में वैदिक काल से लेकर अब तक के जितने भी कालखंड होते हैं उनको शामिल किया जाता है। और इसकी थोड़ी सी हमें परिभाषा जान लेनी चाहिए। तो आइए एक एक करके तीनों की परिभाषा भी हम लोग जान लें, ताकि कुछ और भी कालखंड होते हैं जिनको हम इनके अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके इनकी परिभाषा जान लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल की परिभाषा यह होगी जहां लिखित साक्ष्य उपलब्ध ना हो। कहां भैया? जहां लिखित साक्ष्य, क्या भैया? लिखित साक्ष्य, लिखित साक्ष्य उपलब्ध ना हो। क्लियर हुआ? जहां लिखित साक्ष्य उपलब्ध ना हो ऐसे कालखंड को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इतना क्लियर हुआ? अब आद्य ऐतिहासिक काल की परिभाषा हो जाएगी कि ऐसा कालखंड जहां लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, जहां लिखित साक्ष्य मिले हैं किंतु उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं गया है, ऐसे कालखंड को आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और यहां
यहां आप देखोगे लिखित साक्ष्य मिला भी है और पढ़ा भी गया है, तो ऐसे कालखंड को हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। परिभाषा नंबर 1 हो गया। अब इसे दूसरी तरीके से भी हम लोग परिभाषित कर सकते हैं, वह मैं आपको बता दे रहा हूं। अब देखो भैया, इतिहास का ऐसा कालखंड जिसके जानकारी के लिए या जिसके लेखन के लिए केवल पुरातात्विक स्रोत ही उपलब्ध हो और उसी के आधार पर इसका इतिहास जाना जाए या इसके बारे में लिखा जाए, ऐसे कालखंड को हम लोग प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। क्लियर हुआ? एक तो मैं लिखा चुका हूं, एक बोल दे रहा हूं, आप अपने माइंड में रखे रहिए। अब दूसरे में आपको क्या करना है, आद्य ऐतिहासिक काल में तो आपको लिखना है इतिहास का ऐसा कालखंड जिसके इतिहास लेखन में या जिसके बारे में जानने के लिए पुरातात्विक और लिखित दोनों साक्ष्य उपलब्ध हो, लेकिन लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं गया हो, ऐसे कालखंड को हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्लियर हुआ? अब ऐतिहासिक काल में आ जाओ। इतिहास का वह कालखंड जिसके बारे में जानने के लिए या जिसके इतिहास लेखन में साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों स्रोत मिले भी हैं, उपलब्ध भी हुए हैं और उनका प्रयोग भी हुआ है, तो ऐसे कालखंड को हम ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस या नो जल्दी जल्दी से कमेंट में बताइए। तो आशा करता हूं आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए भैया, प्रागैतिहासिक काल यानी कि पाषाण काल, तो आइए अब यहां से जो है अपनी चर्चा को प्रारंभ कर देते हैं पाषाण काल से, है ना? क्लियर हो गया होगा। आइए आगे बढ़ चलते हैं। पाषाण काल, पाषाण काल आप देखोगे तो इसका समय जो है, इसके समय से पहले सबसे पहले आप इसके बारे में ही जान लो। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, और इसीलिए यहां एक पत्थर रख दिया गया है ताकि जब कभी आप पाषाण काल का नाम सुनो वैसे आपको याद आ जाए पत्थर। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अब देखो, पाषाण काल को इसके पाषाण उपकरणों के आधार पर, पाषाण काल को इसके पाषाण उपकरणों के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। पाषाण काल को उसके पत्थर के उपकरणों के आधार पर 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। कौन कौन से भैया? पहला आपका आ जाएगा पुरा पाषाण काल, दूसरा आपका आ जाएगा मध्य पाषाण काल, तीसरा आपका आ जाएगा नव पाषाण काल। ये आपके लिखे हुए हैं, इनको जो है जल्दी से उतार लो। क्या करो बाबू? जल्दी से उतार लो। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? आगे बढ़ा जाए। देखिए, अगर मेरे समझाने से कुछ चीज रह भी जाती हैं तो भैया इतनी सरलतम शब्दों में लिख दिया गया है कि आप अगर पढ़ भी लोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, जो प्रायः मार्केट की किताबों में ऐसा नहीं लिखा हुआ आपको मिलता है। तो इसीलिए कभी कभी आपके मन में कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाता है, बहुत सारे डाउट जो है उत्पन्न होने लगते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब आइए, यहां हमने देखो इस तरीके से बांटा। अब आइए इन तीनों को जो है एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहले हम लोग पूरा पाषाण काल को पढ़ेंगे। अब देखो, पूरा पाषाण काल का जो समय है, समय सबसे पहले आप जान लो, और यह समय जो है आपकी लूसेंट की किताब में एनसीईआरटी के आधार पर रखा गया है, जो सबसे प्रामाणिक मान सकते हैं आप, क्योंकि एनसीईआरटी सरकारी किताब है, उसमें फालतू की बातें तो लिखी नहीं जाएंगी। और जो एनसीईआरटी लिखने वाले होते हैं वह अपने क्षेत्र के दिग्गज व्यक्ति होते हैं, अपने क्षेत्र के माहिर व्यक्ति होते हैं, अपने क्षेत्र के विद्वान व्यक्ति होते हैं, और वो इस किताब को लिखते हैं। तो उन्होंने ऐसे हवा हवाई में कोई बात तो नहीं लिखा होगा। तो इसीलिए हम लोग सबसे प्रामाणिक जो है इसी डेट को मानेंगे, इसी समय को मानेंगे। क्लियर? तो आप देखोगे इसका समय जो है 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है।
किसका भैया? पूरा पाषाण काल का जो समय है वह 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। और इस पूरा पाषाण काल को भी हम लोग 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। एक बार फिर से सुन लो, पूरा पाषाण काल को भी हम लोग 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। कौन कौन से भैया? निम्न पूरा पाषाण काल, बात पर गौर करिए, बात पर गौर कीजिए। क्या भैया? पहला आ जाएगा निम्न लगा है और पूरा लगा है, उसके बाद पाषाण लगा है, मध्य लगा है, फिर पूरा लगा है, फिर उसके बाद पाषाण लगा है, उच्च लगा है, पूरा लगा है, फिर उसके बाद पाषाण लगा है। नाम को इसलिए जो है मैं 3 भागों में विभाजित कर दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। कभी कभी जो है लोग इसी को क्या कर देते हैं, मध्य पाषाण काल समझ लेते हैं, तब आप गलत हो जाते हो। तो इसीलिए आप ध्यान दो, पहले निम्न लगा है, फिर पूरा लगा है, फिर पाषाण लगा है, मध्य लगा है, पूरा लगा है, पाषाण लगा है। इस चीज को आप जरूर ध्यान दिए रहना, नहीं तो परीक्षाओं के दौरान कंफ्यूजन जहां उत्पन्न हुआ तहां गए, खेला खत्म हो जाएगा। तो पूरा पाषाण काल को भी हम लोग जो है 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, निम्न, मध्य, उच्च। अब भैया इन्हें जो है 3 भागों में क्यों बांट रहे हैं? क्योंकि आप देखोगे मानव विकास की जो यात्रा है लगभग 99% कहानी इसी दौरान होती है, और इसीलिए जो है हम इन तीनों को पढ़ते हैं, नहीं तो इन तीनों की पढ़ने की कोई जरूरत ही ना पड़े। हम पूरा पाषाण काल को ऊपर ऊपर से ही पढ़ के निकल जाएं, इसे पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। लेकिन आप देखोगे जो मानव विकास की यात्रा होती है वह इन्हीं चरणों के दौरान होती है, जो विकसित होते होते आगे बढ़ती है। तो 99% कहानी जो है इसी दौरान संपूर्ण होती है, पूरी होती है, घटित होती है। तो इसलिए हम इन तीनों को पढ़ते हैं। देखिए डेट वगैरह जो है कहीं नहीं पूछता, लेकिन एसएससी वगैरह वाले जो ये एआई से बनाते हैं ये घटिया काम कर देते हैं। एआई का काम जानबे करते हैं आप, गूगल बाबा का काम तो जानबे करते हैं, लीपा पोती फर्स्ट क्लास। तो लीपा पोती फर्स्ट क्लास ये लोग कर देते हैं। बाकी अभी तक जो है पहले पूछा जाता था जो है ऐसे फैक्ट वगैरह, लेकिन अब जो है इन सब चीजों से दूर होते जा रहे हैं सब लोग। लेकिन कुछ ऐसे आयोग हैं जो बदतमीजियां करते रहते हैं, फालतू का पता नहीं कहां से जो है क्वेश्चन बना के लेके आते हैं, उल जलूल, कूड़ा करकट। तो इन सबसे सावधान रहना, और सबसे प्रामाणिक जो है आप एनसीईआरटी के डाटा को ले सकते हो। तो भैया इस पर थोड़ा ध्यान दिए रहना, थोड़ा ध्यान दिए रहना। हो गया, आइए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए अभी आपका पूरा पाषाण काल ही चल रहा है, घबराइए नहीं। देखिए भैया पूरा पाषाण काल के लोगों को आप देखोगे तो इनका जीवन घुमंतु था, खाना बदोश था, आज यहां कल वहां, शिकार का पीछा करते 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 पता नहीं कहां चले गए, और जहां चले गए वहां फिर 2-4 दिन रुके, फिर आगे बढ़ गए, फिर शिकार का पीछा किए जो है, फिर कहीं रुक गए, किसी तालाब के किनारे रुक गए, कहीं जो है गड्ढे में घर और बना है, गुफा बनी है, वहां घुस गए। यानी कि ये लोग जो है पूरा प्रकृति पर डिपेंड थे, प्रकृति इन्हें जो भी दे देती थी शिकार के अलावा ये आराम से ग्रहण कर लेते थे, आराम से ले लेते थे। तो आप देखोगे जो पूरा पाषाण काल का जीवन है वह घुमंतु था, खाना बदोश था। ये लोग खाद्य संग्राहक थे, यानी कि खाने के लिए भोजन इकट्ठा करते थे, है ना, खाने के लिए भोजन इकट्ठा करते थे। तो आप देख सकते थे इस काल के लोग जो है घुमंतु जीवन जीते थे, यानी कि खाना बदोश जीवन जीते थे, आज यहाँ कल वहां परसों वहां, इस तरीके से जीवन जीते थे। फिर आपकी इस लूसेंट की किताब में कुछ स्थलों की भी चर्चा की गई है। तो पूरा पाषाण कालीन कुछ स्थलों के नाम आप जान लो, जैसे भीमबेटका। और आप तमाम परीक्षाओं को देखते होंगे वहां जो है स्थल दे दिया जाता है, और वह स्थल कहाँ लोकेटेड है, वह स्थल किस जगह पर है, आपको इस तरीके से मैच कराने के लिए क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इस आधार पर ये आपके महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो भीमबेटका भैया कहाँ है? एमपी में है ना, भीमबेटका एमपी में है। और आप यहाँ जो है इसे आधा सा कर लो, क्या करोगे? आधा सा कर लोगे। हुसंगे,
होसंगी आपका कर्नाटक में मिल जाएगा। फिर आप देखते होंगे कुरनूल की गुफाएं। क्या भैया? कुरनूल की गुफाएं। और कुरनूल की गुफाओं से हमें जो है राख के साक्ष्य मिलते हैं। किसके साक्ष्य मिलते हैं? राख के। जब भैया राख होगी, है ना, जब राख मिल रही है तो आग तो पक्का मिलेगा। लेकिन कुछ लोग जो है यहां भी जो है कंफ्यूजन उत्पन्न कर देते हैं, करवा देते हैं कि नहीं आग नहीं राख मिली थी। अरे चोट्टा, अरे गदहा, अरे नालायक, राख रहेगी तो उसके पहले आग तो जली ही होगी। सोचो, इतना तो दिमाग लगाओ। लेकिन कुछ लोग यहाँ भी जो है डाउट क्रिएट कर देते हैं, राख नहीं, आग नहीं, राख मिली थी। तो यहाँ आप देखोगे कुरनूल की गुफाओं से राख के साक्ष्य मिल रहे हैं। तो यानी कि मैंने बताया ही कि ये लोग आग से परिचित थे। तो आपका यहाँ एक पॉइंट और अलग से बन जाएगा कि पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज हो गई थी। ये लोग क्या कर लिए भैया? आग जलाना सीख गए थे। आग जलाना सीख गए थे, ये बात आप नोट रखे रहना। ये लोग आग लगाना भी सीख गए। अब आग लगाएंगे, कभी यहां लगाएंगे, कभी वहां लगाएंगे। जैसे आज तो लोग लगा रहे हैं ना एक दूसरे के प्रति, कनों में जाके इसे फूंक देते हैं कि तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा था, तुम्हार बुराई कर रहा था, तुम्हार क्लास देख के जो है जल रहा था, तुम्हार सफलता देखे उसका जो है आंख ही फट जा रही है। तमाम प्रकार से आग लगाते हैं। तो उसी प्रकार से ये लोग भी आग लगाना सीखे। अब भैया जब आग लगाना सीख जाएंगे तो क्या करेंगे? जो भी चीजें होंगी भूज के खाएंगे। भूज के खाएंगे कि नहीं खाएंगे? पका के खाएंगे कि नहीं खाएंगे? तो आगे चल के इसी के रास्ते इनका जीवन भी सुधरेगा। और इसी सुधार के रास्ते पे आप देखोगे फिर प्रथम नगरीय सभ्यता वगैरह आएगी, फिर मानव सभ्य होते जाएंगे, फिर मानव खुरापाती बन जाएगा। तो ये हो गया। आइए आगे। आगे मध्य पाषाण काल, नाम तो नोट है ना? मैंने कई बार चिल्ला चिल्ला के बताया था, ध्यान से फिर से अगर ना समझ में आया, डाउट क्रिएट हो रहा हो तो फिर से जाके पीछे देखाओ। क्या करोगे? पीछे देख कर आओगे। मध्य पाषाण काल। अब आप देखोगे जब पूरा पाषाण काल चल रहा होता है तो उस समय जो है ठंड वगैरह बहुत ज्यादा पड़ती थी। तो उस समय आप देखोगे जानवर वगैरह भी जो है सुस्त रहते थे। क्या रहते थे? सुस्त रहते थे। तो इसलिए जो है उस टाइम के लोग बड़े बड़े औजारों का प्रयोग करते थे, बड़े बड़े हथियारों का प्रयोग करते थे। क्योंकि जानवर भागता नहीं था, आसानी से जो है फेंक भी देते थे और आराम से उनका काम भी हो जाता था। लेकिन अब आप देखोगे जब मध्य पाषाण काल का दौर आएगा तो इस टाइम पे जानवर वगैरह फुर्तीले हो जाएंगे। क्योंकि यहां आप देखोगे पर्यावरणीय बदलाव आएगा। जब पर्यावरणीय बदलाव आएगा तो धूप वगैरह निकलने लगेगी और जानवर क्या हो जाएंगे? फुर्तीले हो जाएंगे। अब तेज भागेंगे। जब जानवर तेज भाग रहा होगा तो ये लोग बड़े बड़े औजारों से उसका सामना कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। बड़े बड़े औजारों से उसको मार पाएंगे? बिल्कुल नहीं मार पाएंगे। तो आप देखोगे ये लोग अब सूक्ष्म धारदार हथियारों को बनाना प्रारंभ करेंगे। और जब इस हथियार को बनाएंगे तो वो फेंक के भी मार सकते हैं। तीर धनुष बना लिए, दूर से ही छोड़ के मार सकते हैं। क्लियर हो रहा होगा? तो इस तरीके से जो है चीजों को पढ़ा जाता है, इस तरीके से चीजों को समझा जाता है, जो मार्केट में आपको जो है प्रायः अनुपलब्ध ही देखने को मिलेगा। तो आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। अब देखो, मैंने कहा ना कि पर्यावरणीय बदलाव। आप जब पूरा पाषाण काल को देखोगे तो पूरा पाषाण काल में मानव का और जानवरों का रिश्ता, मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागन तू सफेरा, इस टाइप का कुछ था। यानी कि जब इंसानों को मौका मिले जानवरों को मार के खा जाओ, और जब जानवरों को मौका मिले इंसानों को मार के खा जाओ। लेकिन यहां पर्यावरणीय बदलाव के साथ साथ मानव के मस्तिष्क वगैरह का भी जो है विकास तो पीछे हो ही रहा था और आगे चल के और हो रहा था। अब मानवों ने क्या किया भैया कि चलो उसके पास जाओ। अब जब उसके पास गए तो थोड़ा लगाव वगैरह हुआ होगा। जब लगाव वगैरह हुआ होगा तो मानव पशुओं को पालने लगा होगा। तो आप देखते होंगे पशुपालन का सर्वप्रथम प्रारंभ यही से होता है।
भाई जानवरों के पास गए होंगे, उनका रहन सहन देखा होगा, उनकी आक्रामकता को देखा होगा, कौन सा जानवर ज्यादा आक्रामक है, कौन सा जानवर कम आक्रामक है, कौन पालने लायक है, कौन समझदार है, इन सब चीजों को ये लोग सीखे होंगे और इसी के रास्ते ये लोग क्या करेंगे भैया, पशुपालन का प्रारंभ कर देंगे। और यहीं से सर्वप्रथम पशुपालन का प्रारंभ हमें देखने को मिलता है, साक्ष्य हमें देखने को मिलता है। आइए देख लेते हैं, दो चार बातें हैं। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिलता है उसे हम मेसोलिथ क्या कहते हैं भैया, मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण काल कहते हैं। और भैया इसका टाइम अगर आप देखोगे तो 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक इसका समय चलता है, इसका टाइमलाइन चलता है। और इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे, नुकीले, धारदार होते थे, जिन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। देखो शुरुआत में मैंने चीजों को समझा दिया, यहाँ जो है थोड़ा सा पढ़ दे रहा हूं, आप समझ लीजिए। और देखो इसी काल में सर्वप्रथम पशुपालन का प्रारंभ हुआ और मनुष्यों ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। मनुष्यों ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। तो ये आप देख सकते हो सर्वप्रथम पशुपालन का प्रारंभ कहां से हो रहा है, तो मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने सबसे पहले कौन से जानवर को पालतू बनाया, तो आपको कहना है कुत्ते को। और आपसे कहा जाए कि आग की खोज या आग का नियंत्रित उपयोग किस काल में शुरू हुआ, किस काल में देखने को मिलता है, तो आपको पूरा पाषाण काल ही बताना है। क्लियर, इतनी बातें क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आगे नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के बारे में सबसे पहले आप इसका टाइम जान लो भैया। टाइम 10,000 साल पहले से इसकी शुरुआत होती है। ये एनसीईआरटी का डाटा है। एनसीईआरटी ने इस काल का समापन कब, कैसे, इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं दिया है, लेकिन इसकी शुरुआत कब हो रही है इसके बारे में जरूर बता दिया है। अब आप देखोगे कि पत्थर के उपकरणों और जीवन शैली के आधार पर इसे हमने 3 भागों में बांटा था। तो आपने पूरा पाषाण काल में देखा जीवन कैसा था, मध्य पाषाण काल का जीवन देखा आपने कैसा था, और पाषाण उपकरणों में भी जो है धीरे धीरे करके सुधार हो रहा है। अब सुधार जो है पाषाण उपकरणों में इतना हो जाएगा कि ये लोग पालिशदार उपकरणों का प्रयोग करने लगेंगे। उपकरण भैया सेम रहेगा, उपकरण सेम रहेगा। पूरा पाषाण काल वाला मध्य पाषाण काल वाले प्रयोग करेंगे, लेकिन उसमें सुधार करेंगे। और वही उपकरण जो है यहां भी प्रयोग में आएंगे, लेकिन उसमें कुछ सुधार होगा। तो यहां आप देखोगे पालिशदार उपकरण बनाए जाने लगे, यानी कि उन पर पॉलिश भी चढ़ाया जाने लगा। क्लियर हुआ। और आपने पूरा पाषाण काल में देखा जीवन कैसा था, मध्य पाषाण काल में जीवन कैसा था, और यहां आते आते आप देखोगे कि मनुष्य जो है अस्थाई निवास, घर निर्माण, पहिए का निर्माण, पशुपालन वगैरह सब कुछ करने लगेगा। क्या करने लगेगा, सब कुछ करने लगेगा। तो आइए थोड़ा समझते हैं, इसको समझा दिया। अब देखिए यहां नवपाषाण काल में आप देखोगे लोग अस्थाई बसने लगे। अब भैया जब अस्थाई बसेंगे तो कई सारी जरूरतें पड़ेंगी, जैसे घर में कुछ रखने के लिए बर्तन वगैरह चाहिए। तो जब बर्तन की जरूरत पड़ेगी तो ये लोग क्या करेंगे भैया, मृदभांड बनाने लगेंगे, मिट्टी का बर्तन बनाने लगेंगे। और अस्थाई निवास के लिए घर तो चाहिए ही, तो उसके बाद ये लोग क्या करेंगे भैया, घर बनाएंगे। अब भैया खाने के लिए कुछ चाहिए तो खेती करेंगे। अब भैया खेती में जो उत्पन्न हो रहा है, खेती में जो चीज उत्पन्न हो रहा है और कुछ अपशिष्ट बचेगा, तो भैया जो उत्पन्न हो रहा है उसे लाने के लिए और जो बच रहा है उसे किसी को देने के लिए, किसी को खिलाने के लिए भैया पशुपालन, पशुओं वगैरह की जरूरत पड़ेगी, बैलगाड़ी की जरूरत पड़ेगी सामान वगैरह को ढोने के लिए। तो क्या बनाएंगे, ये सब पहिया बनाएंगे और पशु को पालने लगेंगे। क्लियर, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए एक स्थल के बारे में, एक नवपाषाणिक स्थल है, उसके विषय में यहां चर्चा दी गई है। मेहरगढ़। मेहरगढ़ आपका जो है
आ, बलूचिस्तान पाकिस्तान के आसपास आपको मिल जाएगा। और यह क्या है भैया, नवपाषाणिक स्थल है और कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से हमें प्राप्त होता है। और सबसे पहले जौ और गेहूं उगाना जो है यहीं के लोग सीखते हैं, यहीं के लोग प्रारंभ करते हैं, ये चीज यहाँ लिखी गई है। और जब आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो वहां आप देखोगे कि सुलेमान और किरथर पहाड़ी करके आपको दिया रहेगा। तो आप अगर एनसीईआरटी पढ़े हैं तो एक बार जाके वहां भी देख सकते हो। तो ये हो गया। और यहाँ एक सबसे और बड़ा फैक्ट, सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपके पीसीएस आरओ वगैरह में पूछा जाता है वह यह है कि कहाँ के लोग, कौन सा ऐसा स्थल है जहां मानव के साथ बकरी को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तब आपको कहना है मेहरगढ़। ये आप देख सकते हो, मेहरगढ़। अभी आप देखोगे इसके बहुत सारे स्थल होते हैं, लेकिन लूसेंट की किताब में सूक्ष्म ही चर्चाएं दी गई हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है। थोड़ा बहुत जो है इधर उधर हाथ पांव मारना है, एक आध दो फैक्ट इधर उधर कर लेना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे आगे अगर आप शुरुआत को देखे होंगे यहां प्रागैतिहासिक काल को, तो प्रागैतिहासिक काल में आप देखोगे रॉबर्ट ब्रूस फुट होते हैं जो 1863 ईस्वी में पल्लवरम के पास एक हैंड एक्स की प्राप्ति करते हैं, एक कलाकृति की प्राप्ति करते हैं। इसीलिए रॉबर्ट ब्रूस फुट को जो है प्रागैतिहासिक काल का जनक भी कहा जाता है। आप इसे कहीं नोट कर लीजिए, आपके आरओ और पीसीएस वगैरह की परीक्षाओं में ऐसे फैक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो ये थोड़ी सी बात थी, आप नोट कर लीजिए।